Good morning, students. So today I am going to discuss about ratio analysis. Ratio analysis. What do you mean by ratio analysis? Ratio analysis के बारे में जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जब हम P&L अकाउंट, बैलेंस शीट ये सारी चीज़ें बना लेते हैं, देन आफ्टर बैलेंस शीट हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। रेशियोज निकाल के कंपनी की रेशियोज निकाल के, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, कंपनी की अगर पोजीशन चेक करनी, सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करनी है, कंपनी क्या पे कर पा रही है क्रेडिटर्स को कि नहीं पे कर पा रही, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हमने देखनी है तो फिर हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं कंपनी का, टू नो अबाउट द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस क्या है। इट इज़ अ मेथड और अ प्रोसेस बाय विच रिलेशनशिप ऑफ आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी हुई यहाँ पे, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए, आर कंप्यूटेड एंड प्रेजेंटेड। उन्होंने क्या बोला है कि एक तरह का ये मेथड है या प्रोसेस है जिसमें क्या हम करते हैं, एक आइटम का रिलेशनशिप दूसरी आइटम के साथ क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम ये देखते हैं रेशियो एनालिसिस में एक आइटम का रिलेशनशिप दूसरी आइटम के साथ क्या है। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। It is used to interpret the financial statements so that the strength and weakness of a firm, its historical performance and current financial conditions can be determined। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी की क्या वीकनेस है और इसकी पिछली परफॉर्मेंस कैसी थी और अब की परफॉर्मेंस कैसी है। लेट्स सपोज कि जैसे कंपनी पिछले साल लॉसेस में जा रही थी, तो अब हमने देखना कि क्या कंपनी इम्प्रूव कर पाई है या नहीं कर पाई। तो ये हमने इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियो एनालिसिस। अगर हम बात करें रेशियो एनालिसिस की, बेसिकली ये रेशियोज जो होती हैं इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिकली ये 4 काइंड्स ऑफ रेशियोज होती है। ठीक है, यहाँ पे जो भाई ये मोस्टली इसका प्रैक्टिकल आएगा, ये जस्ट जो थ्योरेटिकल स्टार्टिंग पोर्शन है ये सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए है। बेसिकली इसके ये प्रैक्टिकल ही आएंगे। अब मैं जो डिस्कस करने लगूँ ये प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो रेशियोज हैं वो बेसिकली 4 काइंड्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड वन इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज रेशियोज, थर्ड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड फोर्थ वन इज एक्टिविटी रेशियोज। अगर हम बात करें लिक्विडिटी रेशियो की, ये अब हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म पोजीशन, कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन देखनी, क्या शॉर्ट टर्म में जब वो इन्वेंट्री परचेज करती है क्या वो सप्लायर्स को पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, और शॉर्ट टर्म जो कंपनी के कमिटमेंट्स है, जो कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ मतलब जिनको इसने पैसे देने हैं, ठीक है, क्या वो पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो को हम सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। अब ये जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं ये आगे कितने तरह की होती है, ये आगे बेसिकली 2 तरह की होती है। ठीक है, इसमें क्या आएगी, करंट रेशियोज होगी देन लिक्विडिटी रेशियो होगी। करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो का हम आगे जाके फॉर्मूला देखते हैं क्या है। अगर हम करंट रेशियो की बात करें, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। आज हम ऐसे करते हैं, इसके फॉर्मूलेज वगैरह थोड़े से कर लेते हैं लिक्विडिटी रेशियो और थोड़ी बहुत रेशियोज के, देन इसके बाद हम इसके कल प्रैक्टिकल्स करेंगे। पहले आपको फॉर्मूले याद हो जाए एक बार, देन फिर हम प्रैक्टिकल कल स्टार्ट करेंगे इसके। फर्स्ट है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट रेशियो का जो नॉर्मल है, आइडियल, जब अब आपसे पूछा जाए पेपर में कि आइडियल रेशियो कितनी होनी चाहिए करंट रेशियो, तो वो आपको याद रखना होगा, इट शुड बी 2:1। 2:1 जो है आइडियल करंट रेशियो होनी चाहिए। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, ये अब हम ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती है, करंट एसेट्स मतलब जो विद लेस देन 1 ईयर होता है, इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो
1 ईयर से कम होता है। जैसे कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है, जैसे कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक चाहिए। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड मतलब जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। ये सारे क्या है हमारे करंट एसेट। आगे है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कौन से होते हैं, सन्ड्री डेटर या रिसीवेबल मतलब जिन्होंने हमें पैसे देने हैं। जैसे सपोज करो मैंने अपना, जैसे मैं कंपनी हूँ, कंपनी ने अपना सामान जो है प्रोडक्ट है वो किसी को बेचा है, ठीक है, जो बायर हुआ, ठीक है, अभी उसने पैसे नहीं दिए, प्रोडक्ट इसके पास चला गया बट इसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया डेटर। जो बायर है जिसने अभी पैसे नहीं दिए वो हमारा क्या बन गया, सन्ड्री डेटर। या हो गए शॉर्ट टर्म लोन डिपॉजिट, हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म लोन कौन से हो सकते हैं, जो लेस देन 1 ईयर हो। लेस देन 1 ईयर का जो कोई भी शॉर्ट टर्म लोन है वो हमने किसी को दिया हुआ है, उसके अभी कंपनी के पास पैसे आने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपनी की क्या हुई, एसेट। एसेट हुई क्योंकि उसके पास पैसे आने हैं। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, जितना कंपनी के पास अभी कैश है बैंक में या उसके पास खुद इन हैंड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कोई भी हमारे एक्सपेंसेस थे हमने उससे होने से पहले ही पे कर दिए, कोई सिचुएशन होने से पहले ही हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए। जैसे हमने कोई सामान सपोज करो खरीदना है, ठीक है, हमने क्या किया, उसे एडवांस पेमेंट कर दी, तो वो तो हम पे कर चुके हैं, अभी हमारे पास सामान आना है, आया नहीं है, तो फिर इसलिए हमारी क्या हुई, करंट एसेट। नेक्स्ट है इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल की अगर हम बात करें, इनकम मतलब कोई चीज़ है जहाँ से अभी हमें इनकम आनी है, रिसीवेबल मतलब अभी आनी है, अभी आई नहीं है, रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल है, ठीक है, तो ये सारी हमारी आ जाएंगी करंट एसेट्स में। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो लाइबिलिटी मतलब जो हमने पे करना है, पे क्या है, करंट मतलब जो 1 ईयर से कम हो, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज मतलब वो वाली लाइबिलिटीज जो हमने पे करनी है, ठीक है। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं, या हम कह सकते हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, जिनको कंपनी ने पैसे पे करने हैं, वो हमारे कौन हुए, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस हैं वो आउटस्टैंड हो चुके, मतलब जैसे कोई कोई हमने एक्सपेंडिचर, जैसे कोई खर्चा किया हमने, ठीक है, वो भी सब हमने पे नहीं किया, तो वो हमारा क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। ओके। नेक्स्ट है एडवांस रिसीव, किसी से हमें अभी एडवांस रिसीव हुआ है, जैसे सपोज करो कोई क्लाइंट है हमारा, कस्टमर है, उसने हमें एडवांस में पे कर दिया, अभी हमने उसे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी है या उसे हमने प्रोडक्ट अभी भेजना है, तो इस केस में क्या हुआ, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, हो गया टैक्स की अगर प्रोविजन बनाई है, या कोई डिविडेंड हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, करंट लाइबिलिटीज़ में। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि बताया होगा सन्ड्री डेटर्स इतने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स इतने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, तो आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी करंट एसेट है और कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ है, और आपने लिखा होगा नीचे करंट रेशियो जो है फाइंड आउट करो। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या किया था, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो फिर आपने ये फॉर्मूला लगाकर और फाइंड आउट करना करंट एसेट कौन सी है, उनको ऐड कर देना ऊपर न्यूमरेटर में, और करंट लाइबिलिटीज होगी वो डिनोमिनेटर में आपने ऐड करके करंट रेशियो निकाल लेनी है। इसका हम प्रैक्टिकल कल करेंगे इन डिटेल। ये थे करंट रेशियो। नेक्स्ट है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ये इसमें क्या आता है, इसमें जो है पहले पहले हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या था, करंट एसेट ऊपर थी, देन नीचे करंट रेशियो थी, करंट लाइबिलिटी थी, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, क्विक रेशियो में क्या है, क्विक एसेट ऊपर है, देन नीचे करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। करंट लाइबिलिटी और क्विक लाइबिलिटी दोनों सेम होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ करंट एसेट की जगह क्विक एसेट आ गई। करंट एसेट की बात करें, करंट एसेट में सब कुछ आ जाता था। अब यहाँ पे जो क्विक एसेट है, क्विक एसेट में दो चीज़ें नहीं आती, ये आप याद रखना, क्विक एसेट में सारी करंट एसेट्स आएंगी बट दो कौन सी नहीं आएगी, एक तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो हमारे स्टॉक हो गया, एक हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए हैं। ये दो चीज़ें हमने, अगर हमें क्वेश्चन में दिखे, इसे हमने माइनस करके बाकी सारी एसेट्स हमने ले लेनी है क्विक एसेट में। बाकी सारी करंट एसेट्स आएंगी एक्सेप्ट दीज टू एसेट्स, इन्वेंट्री एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंसेस।
करंट लाइबिलिटी जैसे मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया कौन कौन सी हो सकती है, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, कोई लोन है आउटस्टैंडिंग या कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, वो सारी करंट लाइबिलिटीज एज इट इज़ इसमें हम सारी ऐड करके हम अपनी क्विक रेशियो निकाल लेंगे। अब क्विक रेशियो आइडियल कितनी होनी चाहिए, 1:1। करंट रेशियो कितनी थी आइडियल, 2:1। अब ये क्विक रेशियो कितनी होनी चाहिए आइडियल, 1:1। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे मैंने अभी बताया क्विक एसेट कौन सी है, करंट एसेट्स। उस सारी करंट एसेट्स आ जाएंगी, उसमें से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस एज वेल एज इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारी होगी करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला लगा के हमारी जो है क्विक रेशियो निकल आएगी। अगर हम बात करें क्विक लायबिलिटी की, क्विक लायबिलिटी वैसे मोस्टली करंट लायबिलिटीज होती है, बट इसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करते हैं। बैंक में से जो ओवरड्राफ्ट हमने किया है वो क्विक लायबिलिटी में हम नहीं लेते। या कोई भी इनकम जो है हमें एडवांस में मिली है, हम इसे भी इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे इसमें से भी हमने दो चीज़ें माइनस करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज वेल एज इनकम इन एडवांस, जब हमने क्विक लायबिलिटीज को निकालना है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट कौन कौन सी होती है, करंट एसेट्स में से दो चीज़ें माइनस करनी है, कौन कौन सी, इन्वेंट्री एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हमारी आ जाएगी क्विक एसेट। और उसके बाद अगर क्विक लायबिलिटी की बात करें, क्विक लायबिलिटी निकालने के लिए करंट लायबिलिटी में से हमने कौन कौन सी दो चीज़ें माइनस करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और सेकंड कौन सी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चीज़ें जो माइनस कर देंगे हम, हमारे पास क्विक लायबिलिटी आ जाएगी। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्विक रेशियो आ जाएगी। पहले थे हमारी रेशियोज लिक्विडिटी रेशियोज। अब नेक्स्ट है हमारी सेकंड मेन रेशियोज जो है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को हम लीवरेज रेशियो भी कहते हैं। लीवरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट वगैरह भी यूज़ होते हैं। डेट मतलब कोई लोन लिया है या डिबेंचर्स वगैरह इसमें आ जाएंगे, ठीक है। पहले वाली जो करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो थी वो शॉर्ट टर्म की रेशियोज थी। अब ये कौन सी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जो बताती है मोर लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर हमने कंपनी की पोजीशन जज करनी हो तो फिर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें देखें कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में ये 5 काइंड्स की रेशियोज आती हैं। फर्स्ट वन इज डेट इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो, नेक्स्ट इज डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर हम डेट इक्विटी की रेशियो की बात करें, डेट इक्विटी, डेट मतलब क्या होता है, कोई भी तरह का लोन वगैरह, कोई भी तरह का लोन जो है हमने लिया हुआ है, ये कोई भी तरह का डिबेंचर। इक्विटी में क्या आ गया, शेयर्स, ठीक है। डेट इक्विटी, पहले डेट लिखा है सो इसलिए डेट अपॉन इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस ये इतना सिंपल है, ये आपको देख के ही याद हो जाएगा लाइन से ही। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी। डेट कौन से हो सकते हैं, मैंने बताया डेट जो होंगे इसमें लॉन्ग टर्म होंगे, जैसे डिबेंचर हो गया या कोई लॉन्ग टर्म लोन हो गया, मोर देन 1 ईयर का लोन हो गया, वो सारे लॉन्ग टर्म डेट्स में आ जाएंगे। एंड देन इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, ये किस में आएगी, शेयर होल्डर फंड्स में, ठीक है। डेट इक्विटी जो हमारी रेशियो है ये कितनी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो है ये 2:1 होनी चाहिए। आइडियल रेशियो 2:1 होनी चाहिए। अगर हम करंट रेशियो की बात करें, करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए थी, 2:1। उसके बाद हमने क्विक रेशियो की, क्विक रेशियो कितनी होनी चाहिए थी, 1:1। और अब हम बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो की, ये भी कितनी होनी चाहिए, 2:1। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म डेट्स की, लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए जैसे डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म डेट्स में ये सारी चीज़ें आएंगी। और आगे शेयर होल्डर फंड्स में, शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं,
ये होते हैं जिनको डिविडेंड तभी पे होता है अगर आपके प्रॉफिट हो कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इनके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनको पे करना ही पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में ये डिफरेंस है। तो शेयर होल्डर्स फंड में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल भी ऐड करनी हो एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड करनी है। और जितने भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उसे हमने माइनस करना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की, जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी स्टार्ट होने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो हमारे होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसको हमने क्या करना है, शेयर होल्डर फंड्स में जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कोई भी आपने रिजर्व्स वगैरह बनाए हैं, उसमें से आपने क्या करना है, तीनों चीज़ों को ऐड करके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसे माइनस कर देना है। ये कोई भी पिछले हमारे लॉसेज है पिछले सालों के, उसे हमने माइनस कर देना है। और डिस्काउंट जो भी हमने शेयर्स पे दिया उसे माइनस कर देना है। यानी कि शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कोई भी तरह के जो रिजर्व्स हो गए, जस्ट वेट, इक्विटी प्रेफरेंस प्लस कोई भी तरह के रिजर्व्स तो मेंटेन करके रखे हुए ताकि फ्यूचर में ज़रूरत ना पड़े, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए, माइनस कोई भी डिस्काउंट आपने दिया है। जब आप ये सारा कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कौन सी होती है, प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द जनरल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन। ये भी क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी बताती है। सो ये रेशियो कौन सी हुई, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में मतलब कि जो फंड्स हैं, शेयर होल्डर फंड्स हैं, वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी फंड्स। प्रोप्राइटरी फंड्स यहाँ पे कौन से हैं, शेयर होल्डर फंड्स। जैसे शेयर होल्डर फंड्स मैंने अभी पीछे बताया था क्या क्या होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं शेयर होल्डर फंड्स में आएंगी। डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितना भी टोटल बना है उसको ऐड करके वो हम यहाँ पे इसका बैलेंस लिख देंगे। सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। सो आज के लिए इतनी रेशियोज काफ़ी हैं। कल हम इसका जो है प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे। आप ये रेशियोज जो मैंने आज बताई हैं इसको याद करके आना और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आप अच्छे से याद कर लेना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो हम कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो बाकी रेशियोज होंगी टर्न बाय टर्न करके उसके साथ साथ ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।